मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही शानदार आयाम पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है नागरिकता। और नागरिकता से संबंधित आज हम विशेष जो हमारे प्रावधान हैं उन पर एक एक करके बातें करेंगे। और यह नो डाउट्स अभी आपने देखा होगा कि अनुसूचियों से संबंधित बहुत ही शानदार बातें हमने किया है। ठीक है, बहुत शानदार बातें हमने किया है। तो आइए देखते हैं, फिर बात करते हैं अपने इस शानदार सेशन की नहीं, जो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो दोस्तों, देर किस बात की, देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण बातें। नागरिकता, नागरिकता की अगर हम बात करें तो भारत में कैसी नागरिकता है दोस्तों? तो भारत में एकल नागरिकता है ना, मतलब एकाहारी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता को हमने कैसे, कहाँ से स्वीकार किया? तो चलिए भैया, ब्रिटेन से स्वीकार किया। ये बात तो बाद में होगी, लेकिन सबसे पहली बात यह बात होनी चाहिए कि आखिर नागरिकता होती क्या है। सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए ना कि नागरिकता होती क्या है। तो नागरिकता दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, एक दो प्रकार से होती है। ठीक है, एक नागरिकता अगर हम बात करें तो व्यक्ति को लेकर के होता है, और एक नागरिकता नागरिक को लेकर के होता है। अब ये व्यक्ति और नागरिक में अंतर क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति उनको कहा जाता है संविधान की भाषा में जो क्या है दोस्तों, अर्थात दूसरे देशों से संबंध रखते हैं, दूसरे देशों से संबंध रखते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ नागरिक कौन है, याद रखिएगा। तो नागरिक के अगर हम बात करें कि नागरिक कौन है, तो नागरिक कौन है दोस्तों? जो देश में अर्थात जन्म लिए हैं, जो क्या है, देश में जन्म लिए हैं, मतलब उनके माता पिता, जी हाँ, या उनके दादा परदादा यहीं के हैं और वह भारत में रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, या विदेश में भी रह रहे हैं, वह भी भारतीय नागरिक ही कहलाते हैं। वह भी क्या है, भारतीय नागरिक ही कहलाते हैं। लेकिन आपको हम बता दें, लेकिन हम आपको क्या है बता दें कि जो नागरिकता होती है एक प्रकार से वैधानिक प्रमाण पत्र होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक प्रकार से क्या होता है, वैधानिक प्रमाण पत्र होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि देश में रह रहे, जी हाँ दोस्तों, लोगों को या नागरिकों को जब संविधान के द्वारा एक वैधानिक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो उसी को नागरिकता, जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है। उन्हीं लोगों को नागरिक कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, एक तरह से वैधानिक प्रमाण पत्र क्या है, जी हाँ, जैसे आधार कार्ड, ये क्या है, वैधानिक प्रमाण पत्र है। और निर्वाचन कार्ड, ये क्या है, एक वैधानिक प्रमाण पत्र है। पैन कार्ड, ये क्या है, एक वैधानिक प्रमाण पत्र है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, ये देश में नागरिक होने के प्रमाण को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि ये नागरिकता को दर्शाता है। अगर जिनके पास यह नहीं है, जी हाँ दोस्तों, यह नहीं बना है, जी हाँ, तो वह देश के नागरिक, याद रखिएगा, बहुत, जी हाँ दोस्तों, जो नागरिकता के अधिकार है वो छीन जाते हैं आपके पास। क्यों? क्योंकि फिर आप जो सरकारी लाभ है, जी हाँ दोस्तों, वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कॉलेज में नाम लिखवाने जाना है, बैंक में खाता खुलवाने जाना है, जी हाँ, जीवन बीमा करवाना है, तो हर चीज़ में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होता है। मतदान करने जाना है, तो अगर ऐसे प्रमाण पत्र आपके पास नहीं रहेंगे तो फिर दोस्तों आप कैसे नागरिक कहलाएंगे? तो इसलिए यहाँ से भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल तो जन्म सर्टिफिकेट भी मिलने लगी है, आप देख रहे होंगे दोस्तों, यह भी एक वैधानिक प्रमाण पत्र है। तो इस तरह आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो हमारे देश में नागरिक हैं, जो क्या है, हमारे देश में नागरिक हैं, वह बातें आपको पता होना चाहिए। उन नागरिकों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त है, उन नागरिकों को क्या है, बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे वैधानिक प्रमाण पत्र की। तो वैधानिक प्रमाण पत्र में आपने देखा कि कितनी शानदार बातें कही गई हैं ना दोस्तों। अब देखिए, जो भारत के नागरिक होते हैं उनको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, नागरिकों को
कौन कौन से अधिकार मिलते हैं ना, तो देख लेते हैं हम। नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकार, अब देखिए नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकार में क्या क्या है दोस्तों। जैसे नंबर वन में क्या हुआ, जैसे वैधानिक अधिकार हो गया। क्या हुआ, वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार का मतलब क्या हुआ, कानूनी अधिकार। भारतीय नागरिकों को समस्त कानूनी अधिकार क्या होते हैं दोस्तों, प्राप्त होते हैं। दूसरी बात है, ठीक है, दूसरी बातें क्या है, जैसे कि आपका ही राजनीतिक अधिकार हो गया, राजनीतिक अधिकार, ठीक है, राजनीतिक अधिकार हो। राजनीतिक अधिकार में जैसे क्या है दोस्तों, मतदान करने का अधिकार हो गया। किसका, मतदान करने का अधिकार हो गया, मतदान करने का अधिकार, जो देश को याद रखना सबसे बड़ा अधिकार है, यही है। फिर उसके बाद चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, लड़ने का अधिकार हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि यह कितनी शानदार बातें है ना। जी हाँ, अब चुनाव कौन कौन से लड़ सकते हैं, जैसे सिर्फ भारतीय ही आएंगे दोस्तों, इसमें विदेशी नहीं होंगे। जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री हो गए। जी हाँ, ऐसे सभी जो पद हैं वह सिर्फ किसके लिए हैं, भारतीयों के लिए निर्धारित किए गए हैं। सिर्फ किसके लिए, भारतीयों के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ से भी बातें आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, नौकरी पाने का अधिकार हो गया, नौकरी पाने का अधिकार हो गया, पाने का अधिकार, ठीक है, अधिकार। तो जैसे अखिल भारतीय सेवा है, जैसे IAS है, IPS है, IFS है, ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, IFS है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, भारतीयों के लिए ही बने हैं दोस्तों, बहुत सारे पद। जी हाँ, और इसमें भी जैसे सेना हो गई, ठीक है, सेना भी भारतीयों के लिए ही बनी है, आप देखे होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो गया दोस्तों, उसके बाद पुलिस हो गया, खुफिया विभाग हो गया, राह हो गया, ये सब कहाँ है, ऐसे अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद जैसे मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार, जी हाँ दोस्तों, समस्त मौलिक अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है। ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं सिर्फ किसको मिले हैं दोस्तों, भारतीय नागरिकों को मिले हैं। किसको मिले हैं, भारतीय नागरिकों को मिले हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि यह कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं ना। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि बहुत शानदार बातें हम लोगों ने किया जो ऐसे अधिकार को लेकर के। आगे देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं, और आगे का भी सेशन बहुत शानदार है। क्या शानदार है, जैसे क्या होता है, नागरिकता के बारे में अगर हम बात करें तो नागरिकता में हमने आते ही शुरू में ही बताया कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसका, एकहरी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, एकल नागरिकता का अगर प्रावधान है तो इसका उल्लेख आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद और भाग हैं, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद और भाग हैं उसमें भाग सेकंड है नागरिकता से उल्लेख में, और साथ ही साथ जो अनुच्छेद है वह 5 से 11 है, 5 से 11 है। और जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भारत ने अपनाया है वह ब्रिटेन से अपनाया। कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। जबकि यूएसए से क्यों नहीं लिया दोस्तों, क्योंकि यूएसए में दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। जी हाँ दोस्तों, दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता में क्या है, मतलब एक केंद्र की नागरिकता है तो दूसरा समस्त राज्यों की नागरिकता है। तो इस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे। जी हाँ, अब आगे देखिए दोस्तों, आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, नागरिकता से
से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अब देखिए दोस्तों, नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो 5 से 11 है। कहाँ तक है? 5 से 11 तक में है, इसका उल्लेख आप जानते हैं। तो दोस्तों आप देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, क्या की गई हैं? अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। अब ये क्या मतलब हुआ दोस्तों? नागरिकता। तो यहाँ पर संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का मतलब ये होता है कि जब से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो कहने का मतलब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से ये कहानी बन रही है। तो बिल्कुल बन रही है। तो इसके तहत 3 बातें की गई हैं। पहला है, जी हाँ दोस्तों, जन्म के आधार पर नागरिकता। जी हाँ दोस्तों, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर मतलब ये होता है दोस्तों, अगर किसी भी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा। किसी भी क्या है दोस्तों, जिसका भी जन्म भारत में हुआ है वह जन्म के आधार पर क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। पहला पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, दूसरा क्या पॉइंट है? माता पिता, ठीक है, माता और पिता के आधार पर नागरिकता। ठीक है, पिता के आधार पर नागरिकता, याद रखिएगा, ये बातें भी हैं आपका। और तीसरा पॉइंट यह भी बात है, जो आज़ादी के मतलब संविधान लागू होने से, संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत में रह रहे हों। कहाँ रह रहे हों? भारत में रह रहे हों, भारत में रह रहे हों। ठीक है, रह रहे हों। तो इस तरह की बातें भी हैं। तो जन्म के आधार पर, अर्थात जिसका भी जन्म भारत में हुआ हो, कहने को जन्म का आधार मतलब जिसका भी जन्म भारत में हुआ हो भारत का नागरिक होगा। भारत मतलब माता पिता के, जी हाँ दोस्तों, जन्म के आधार पर भी नागरिकता मिलेगा नहीं, याद रखिएगा। अगर किसी भी बच्चे के माता पिता भारतीय हैं तो वह भी भारतीय नागरिक कहलाएगा। और तीसरा है, संविधान लागू होने के 5 साल पहले से जो लोग भारत में रह रहे हैं, कहने का मतलब 1945 से। कब से? 1945 से जो लोग भी भारत में रह रहे हैं वह भारतीय नागरिक होंगे। वह क्या होंगे? भारतीय नागरिक होंगे। यहाँ से बातें भी आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए। अब क्या हुआ दोस्तों, इसका मिसयूज होने लगा, बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, याद रखिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की बातें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख लीजिए दोस्तों, बहुत शानदार बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, जन्म के आधार पर देंगे तो बहुत सारे लोग क्या है दोस्तों, यहाँ घूमने आते हैं। इसका सबसे ज़्यादा अगर किसी ने गलत मिसयूज किया है तो पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ने, जी हाँ दोस्तों, इसका गलत यूज़ किया है, याद रखिएगा। नहीं, खूब पाकिस्तान लोगों को भारतीय नागरिकता मिली है, जो बच्चे अर्थात यहाँ जन्म लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से भी बातें आप समझ लिए होंगे। अब चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 6 पर बात करेंगे। और अनुच्छेद 6 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। क्या कहता है अनुच्छेद 6? पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की
नागरिकता। जी हाँ दोस्तों, पहले ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, लेकिन अब इतना महत्वपूर्ण नहीं। यह कब की घटना है दोस्तों? 19 जुलाई 1948। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, यह एक वैधानिक डेट है, 19 जुलाई 1948। वैधानिक डेट का मतलब क्या है दोस्तों? कि मतलब एक डेट फिक्स की गई, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं वह भारतीय नागरिक होंगे। याद रखना, जो ठीक है, जो इस तारीख से पहले, ठीक है, तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आए हैं, पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से भारत आए हैं, भारत आए हैं, वह भारतीय नागरिक होंगे, वह भारतीय नागरिक होंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नागरिक होंगे। लेकिन आगे की बातें क्या हैं, यहाँ से देखने वाली बातें हैं। आगे की बातें यहाँ है दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो 19 जुलाई के बाद आए, जो ठीक है इसके बाद आए, ठीक है, इसके बाद आए मतलब इस तारीख के बाद आए, उन्हें 6 माह बाद, ठीक है, 6 माह बाद भारतीय नागरिकता दी जाएगी। 6 माह बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, ठीक है, भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 19 जुलाई 1948 से जो लोग पहले आ गए हैं, ठीक है, पहले मान लीजिए आ गए हैं, उनको तो ऐसे ही नागरिकता मिल जाएगी, उनको क्या है, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो इसके बाद आए ना, जो इसके क्या है, बाद आए, अब उनको नागरिकता आपको पता होना चाहिए 6 माह बाद मिलेगी। कितना? 6 माह बाद मिलेगी। जाहिर सी बात है, उस समय लोग बहुत आ जा रहे थे, तो फिर क्या होगा नहीं कि नहीं भाई, एक दरे स्टेबल तो होइए, रुकिए, हमको क्या, आप आ जा रहे हैं फिर आएंगे फिर जाएंगे, तो हमें ऐसे निर्धारण करने में दिक्कत होगी ना। तो इसलिए दोस्तों यह प्रोसेस किया गया था, इसलिए क्या किया गया था, यह प्रोसेस किया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं, अनुच्छेद 7 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 में साफ साफ लिखा है, भारत से, ठीक है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों के लिए नागरिकता, लोगों के संबंध में नागरिकता, संबंध में नागरिकता, ठीक है, नागरिकता। तो इस तरह की बातें हैं, भारत से पाकिस्तान गए लोगों के संबंध में नागरिकता। अब देखिए दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज तक दुनिया में जितने भी देश हैं दोस्तों, जब एक दूसरे से विभक्त हुए, तो सबसे ज़्यादा एक दूसरे देशों में जो आना जाना हुआ दोस्तों, वह भारत और पाकिस्तान में हुआ, ठीक है दोस्तों। लोग निर्धारित ही नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग किधर रहें, पाकिस्तान में रहें कि भारत के साथ रहें। जाहिर सी बात है, क्योंकि दोस्तों एक मुस्लिम राष्ट्र था और एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन एक ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। याद रखिएगा, भले हिंदू बहुल जनसंख्या है, भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है, जबकि आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री देश है। तो दोस्तों ने भारत धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, तो कुछ लोग मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे, हम पाकिस्तान में रहें कि भारत में रहें, पाकिस्तान में रहें कि भारत में रहें। तब आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों, इसके निर्धारण के लिए एक डेट फिक्स की गई। क्या डेट फिक्स की गई? 1 मार्च 1947, ठीक है, अनुच्छेद 7 के अनुसार 1 मार्च 1947। अब क्या कहा गया दोस्त, जो 1 मार्च 1947 से पहले, मतलब इधर पहले क्या हुआ है दोस्तों, 1947 से 1 मार्च से पहले, मतलब आप फरवरी में 1947 में, जनवरी 1947 में, ऐसे बातें हैं। तो कहा गया कि 1 मार्च 1947 से पहले जो लोग भी पाकिस्तान गए, ठीक है, पाकिस्तान गए, ध्यान से समझते गए जाइएगा,
पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर भारत आ गए तो उनको तो नागरिकता ऐसे ही मिल जाएगी। जो लोग पहले गए और आ गए 1 मार्च 1947 से पहले, लेकिन जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद आए ना, जो बाद आए, अब उनको 6 माह के बाद ही नागरिकता मिल जाएगी। तो प्रारंभ में याद रखिएगा दोस्तों, जो नागरिकता प्राप्त करने का समय था वह सिर्फ और सिर्फ 6 माह था, जिसे समय समय में बढ़ा करके 11 वर्ष तक ले गाया गया था। कहने का मतलब 11 वर्ष तक, अभी आगे बातें होंगी इस पर। तो दोस्तों कहने का मतलब 6 माह के अंदर अब उसे नागरिकता, मतलब 6 माह बाद है, ठीक है, 6 माह बाद नागरिकता दी जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से फिर भारत आ गया तो दोस्तों याद रखना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो जी हाँ दोस्तों, उसको भटका हुआ कहते हैं। जी हाँ, तो इस तरह आपको समझना चाहिए, यहाँ पर उसे नागरिकता दी जानी चाहिए। ये नहीं कि अब अगर तुम चले गए हो तो दोस्तों अब नहीं, हम तुम्हें स्वीकार ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। सोचिए, एक वह दिन जब था जब कभी तुम अपने घर से रुष्ट हुए थे, जब तुम अपने घर से रुष्ट हुए होगे, ऐसा नहीं होगा तो कई बार आप देखते लोग घर छोड़ करके भाग जाते हैं। कई बार दोस्तों देखे होंगे घर छोड़ करके भाग जाते हैं और फिर जी हाँ 2-4 दिन भ्रमण किए और वापस आ गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो मम्मी जी के हाथ की रोटी, बहन का प्यार, पिताजी की डांट जो मिलती थी वो नहीं मिल रही है। तो दोस्तों क्या हुआ कि इस प्यार में वो फिर वापस आए। तो अब ये नहीं कि घर वाले नहीं तुम हमेशा के लिए निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई वो नहीं है। देखे होंगे आप लोग, मम्मी पापा फिर डांट करके समझा करके कि बेटा आप गलती ना करना, बहुत परेशान हुए तुम्हारे लिए, ठीक है, ऐसा कौन है, ये है वो है, बोल करके बोलते हैं ठीक है आप लोग क्या है बाहर में रहिए, कोई टेंशन ना लीजिए। तो इसी तरह जैसे माता पिता रख लेते हैं तो उस तरह एक भारत भी तो अपना घर ही है ना यार। तो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर वापस आए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि फिर आप आए हैं तो आपको नागरिकता मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपने गलती किया है, आप गए हैं तो ये गलत हुआ है, लेकिन तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो खामियाजा भोगना पड़ेगा ना। जिस तरह पापा की डांट मिलती है, खाना डांट के बाद मिलता है, तो उसी तरह 6 माह बाद नागरिकता मिलेगी। कितने? 6 माह बाद नागरिकता मिलेगी। इसको भी आपको समझना चाहिए था। तो ये था हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6, जो अब इतना महत्वपूर्ण नहीं, अनुच्छेद 6 और 7, जी हाँ, लेकिन 7 को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब अनुच्छेद 8 क्यों महत्वपूर्ण है याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 8 में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? भारत में, जी हाँ दोस्तों, अगर जन्म लिया बच्चा, उसके माता पिता भारतीय नहीं हैं तो वह भारतीय नागरिकता अब नहीं प्राप्त कर पाएगा, ये जान लीजिए। प्रारंभ में कर लेता था, जब शुरू में था वो ठीक था, लेकिन अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है यदि बच्चे का जन्म भारत के बाहर कहीं और देशों में और स्थानों में हुआ है और उसके माता पिता क्या है दोस्तों? भारतीय हैं, माता पिता में से कोई भी, याद रखिएगा, भारतीय हैं, तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? भारतीय नागरिक कहलाएगा, ठीक है। भारत से बाहर, भारत से बाहर जन्मा बच्चा, भारत से बाहर जन्मा बच्चा भारतीय, ठीक है ना दोस्तों, भारतीय नागरिक होगा, नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई भी, याद रखिएगा, कोई भी भारतीय नागरिक हो,
भारतीय नागरिक हो, ये याद रखिएगा। नहीं दोस्तों, भारत से बाहर जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो। अब देखिए दोस्तों, पहले हमारे यहाँ क्या हुआ करता था कि जो वंश के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती थी। किसके वंश के आधार पर? माता के वंश के आधार पर। लेकिन अब दी जाती है। कहाँ क्या है प्रोसेस, ये अभी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरह आप अनुच्छेद 8 को भी बहुत ध्यान से देखें ना। जी हाँ दोस्तों, तो देखने वाली बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझते हैं। भारत से बाहर जैसे क्या होता है दोस्तों, किसी मान लीजिए माता बहन कहीं पेट में कोई शिशु, जी हाँ दोस्तों, पल बढ़ रहा है, तो अब वो क्या हुआ, देश विदेश की यात्रा पर गई। मान लीजिए उनके परिवार का कोई फंक्शन है या किसी की मान लीजिए दोस्तों को घूमने की इच्छा है या कोई बाहर रहता है, डेथ हो गई हो या मिलने का बुलाया गया हो, कई कारण बन सकते हैं, उसमें एक कारण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह में वो गया है। अब वहीं पर क्या हुआ, उस माता या बहन का क्या हुआ, शिशु ने जन्म ले लिया। जब जन्म ले लिया तो अब ये नहीं कि वहाँ जन्म लिया तो भारतीय नागरिक नहीं होगा, वो भारतीय नागरिक होगा क्योंकि उसके माता पिता, याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ के हैं, भारतीय हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से समझ लेते हैं। और दूसरा क्या है, जब कोई विदेशी भारत में अब आता है वर्तमान में और यहाँ पर जी हाँ उनके बच्चे का जन्म होता है तो वो भारतीय नागरिक नहीं होगा। शुरू में ये प्रावधान था, अब नहीं प्रावधान है, याद रखिएगा। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था, याद रखिएगा। नहीं आगे देखिए दोस्तों, आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी तो और भी शानदार है। आगे की कहानी यह शानदार है अपने आप में समझने के लिए कि अनुच्छेद 8 हो गया ना, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 भी अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 9 भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या कहता है अनुच्छेद 9? अनुच्छेद 9 कहता है यदि कोई भारतीय नागरिक, जी हाँ दोस्तों, किसी दूसरे देश की नागरिकता को क्या करता है दोस्तों, एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा नहीं ये बातें। यदि नोट करिएगा, यदि कोई भारतीय नागरिक, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता, दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्या? स्वतः, ठीक है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ से भी बातें आपको जानना चाहिए था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देखे होंगे दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे देश के नागरिक क्या होते हैं, दूसरे देश की नागरिकता को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आपने अक्षय कुमार जी को सुना होगा कि उन्होंने क्या है, जी हाँ दोस्तों, विदेशी नागरिकता को प्राप्त किया। तो जैसे क्या होगा, वो नागरिकता भले उनकी भारतीय संविधान के अनुसार समाप्त हो जाए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि क्या है दोस्तों, वह अब भारत में नहीं रह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा, वो भारत में रह सकते हैं बहुत आसानी से। नहीं तो इनको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। ऐसे आवाज़ उठी थी ना अक्षय कुमार को लेकर के, तो उसी को मैंने बोल दिया। अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, बहुत शानदार बातें। ठीक है, कहता है भारत की नागरिकता किसी भी नागरिक की तब तक बनी रहेगी जब तक वह
संविधान में जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं उसका उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, याद रखना, भारत के नागरिक की भारत के किसी नागरिक की नागरिकता, ठीक है, नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह संविधान में दिए गए नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। याद रखिएगा, अगर उसने संविधान में नागरिकता का उल्लंघन किया, दिए गए, जैसे अब क्या हुआ है दोस्तों, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, जी हाँ, या फिर क्या कर रहा हो, देश में रह करके दूसरे देश की क्या कर रहा हो, बड़ाई कर रहा हो। जैसे पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा है, अब पाकिस्तान का जयकारा लगा रहा हो, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा हो, पाकिस्तान का भारत की खुफिया विभाग मतलब भारत के गुप्त बातों को पाकिस्तान भेज रहा हो, तो इस तरह में दोस्तों क्या है, उसकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी, उसे हर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही साथ मान लीजिए चीन के राष्ट्रपति आए जिनपिंग साहब, अब वो तेलंगाना वाली घटना याद आ गई। जी हाँ दोस्तों, मतलब तेलंगाना वाली नहीं, गलवान घाटी वाला मुद्दा याद आ गया, आक्रोश जागृत हो गया, उठा करके जी हाँ कीचड़ ही उनको मुंह में मार दिया। तो दोस्तों फिर उस तरह में क्या हुआ, घर आए मेहमान का अपमान हुआ, तो उस तरह में भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी बहुत बड़े प्रावधान बनते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 क्या कहता है दोस्तों, नागरिकता से संबंधित, जी हाँ दोस्तों, नागरिकता से संबंधित नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, सिर्फ संसद को है और किसी को नहीं है। किसको है, सिर्फ संसद को है, दूसरे को नहीं है। यहाँ से देखना चाहिए, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। किसको है, संसद को है। तो इस तरह की बातें भी आपको समझना चाहिए था, संसद ही कानून बनाती है। जी हाँ दोस्तों, नागरिकता से संबंधित, जी हाँ, और संसद के याद रखिएगा दोस्तों, जो सदन के पार्ट हैं, संसद के जो अंग है वही मिल करके बनाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन प्रश्न ये आएगा कि दोस्तों नागरिकता प्रदान कौन करता है या कौन छीनता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, भारत का गृह मंत्रालय। कौन, भारत का गृह मंत्रालय किसी की भी नागरिकता छीन सकता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, नागरिकता देता भी है। तो यहाँ से भी आपको समझ में आना चाहिए, गृह मंत्रालय याद कर लीजिएगा नहीं। तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। तो ये था दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित जो नागरिकता के अनुच्छेद 11 तक की कहानी।
अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पर। अभी तो शुरू हो रही है कहानी, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों, नागरिकता से संबंधित तो प्रावधान संविधान में कर दिए गए, लेकिन नागरिकता से संबंधित कोई कठोर कानून नहीं बनाया गया था। तब पहली बार याद रखना दोस्तों, नागरिकता जो अधिनियम 1955 आता है नागरिकता से संबंधित। जी हाँ, तो नागरिकता जी हाँ दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। कौन सा दोस्तों? नागरिकता अधिनियम 1955। अब नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या है दोस्तों कि किस तरह अर्थात नागरिकता दी जाएगी। तो नागरिकता प्राप्त कैसे की जाएगी भारत की, ठीक है, कैसे प्राप्त की जाएगी, प्राप्त कैसे की जाएगी इसका उल्लेख कहाँ 1955 में है, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 ये पहला कानून था। प्राप्त कैसे की जाएगी, ठीक है, की जाएगी क्या? नागरिकता, ठीक है। कौन सी नागरिकता? तो भारत की नागरिकता। फिर दूसरा पॉइंट, कैसे समाप्त की जाएगी, इसका भी उल्लेख दोस्तों यहीं पर है। नागरिकता समाप्त कैसे की जाएगी इसका भी उल्लेख यहीं पर है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं वह 6 संशोधन हुए हैं। जो कितने? 6 संशोधन हुए हैं, याद रखिएगा। अभी तक कुल 6 संशोधन हुए हैं। कब कब हुए हैं दोस्तों? तो 1986 में हुआ है, 1992 में हुआ है, 2003 में हुआ है। ये याद रखने वाली बातें हैं। तो 1986 हो गया, 92 हुआ, 2003 हुआ, फिर उसके बाद कब हुआ दोस्तों? याद आ रहा है मुझे, 2005 हुआ, फिर कब हुआ? 2000, याद रखने वाली बातें हैं यहाँ पर, 2015 में हुआ और 2019 में हुआ। तो इस तरह कुल मिला करके क्या हुआ, नागरिकता अधिनियम में अभी तक कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार? 6 बार संशोधन किया जा चुका है। अभी हाल ही में याद रखिएगा 2019 में किया गया है। अब देखिए दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कैसे नागरिकता किन किन आधारों पर प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो हेडिंग बनेगी, ठीक है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, किन किन आधारों पर, किन किन आधारों पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किन किन आधारों पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए इस पर बातें, किन किन आधारों पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, कुल 5 आधार बताए गए हैं। कितने आधार? 5 आधार बताए गए हैं। अब ये 5 आधार कौन कौन से हैं, तो इन्हीं पर एक एक करके हमें बात करनी है। जैसे नंबर 1 क्या है दोस्तों? जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। फिर उसके बाद वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। फिर दोस्तों आगे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, फिर पंजीकरण के आधार पर, किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। फिर उसके बाद किसके आधार पर प्राप्त की जा सकती है दोस्तों? तो
तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। आगे जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वह अपने आप में बहुत शानदार क्या है कि देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किसके कारण? देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और लास्ट है अर्जित भूमि के आधार पर। किसके? अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर, इन सब आधारों पर क्या है? नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, इन सब आधार पर। ठीक है, तो एक एक करके इन्हीं को देखना है। अच्छा ठीक है, आधार ये तो प्राप्त करने का है। ठीक है, प्राप्त करने का है। तो दोस्तों आपका नहीं जैसे क्या होता है, समाप्ति किन किन आधार पर होगी उसको भी थोड़ा सा अभी देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें होने वाली है ना, बहुत महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं, आपको समझने की बातें हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं बहुत शानदार पहला पॉइंट, जन्म के आधार पर। ठीक है, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। अब देखिए जन्म के आधार पर यहाँ से क्या मतलब है दोस्तों? जन्म का आधार पर मतलब ये है जिस किसी भी बच्चे का जन्म, जिस किसी भी बच्चे का जन्म भारत में होगा, भारत में होगा, वह भारतीय नागरिक होगा, भारतीय नागरिक होगा। ठीक है दोस्तों, जिस किसी भी बच्चे का जन्म भारत में होगा वह भारतीय नागरिक होगा। अब दोस्तों जब किसी का जन्म होगा भारत में, वो भारतीय नागरिक होगा, तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ। ठीक है ना, ताबड़तोड़ जनसंख्या बढ़ने लगी। एक बैग याद रखिएगा दोस्तों, अरे भैया भारत ले चलो, वहीं पर डिलीवरी करवाइए, बच्चे को भारत का नागरिक बनाइए, फिर चलिए। ये कहानी सिलसिला बहुत तेज चला दोस्त। तो अंततः आपको पता होना चाहिए, फिर पहली बार नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 होता है। 1955 वाले कानून में पहली बार क्या होता है? संशोधन किया जाता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन 1986 में किया जाता है। और ये कहा गया कि अब माता व पिता, ठीक है, माता व पिता के वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। माता पिता के, जी हाँ दोस्तों, माता पिता के नागरिकता के आधार पर, नागरिकता के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। अगर, जी हाँ दोस्तों, भारत के नागरिक माता पिता में से कोई है तभी दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। तब क्या होता है दोस्तों, आपको हम बता दें, 2003 में फिर एक प्रावधान होता है, संशोधन होता है। और इसमें ये प्रावधान किया जाता है कि जो भारत की नागरिकता माता पिता ने प्राप्त की है वह वैधानिक है या नहीं है, वह वैधानिक है या नहीं है। मतलब कहीं ऐसा नहीं गलत तरीके से प्राप्त कर ली हो। एग्जाम्पल कहोगे सर ये कैसे? तो दोस्तों मान लीजिए क्या है कि भारत में आप जानते हैं कि कई देशों के लोग पढ़ते हैं, युगांडा, रवांडा, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ऐसे बहुत सारे पड़ोसी देशों के ही क्या है लोग पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ आए पढ़ाई करने। अब पढ़ाई करते करते क्या हुआ? जी हाँ दोस्तों, प्रेम का परचम लहराया।
प्रेम का परचम लहराया, उन्होंने क्या किया, प्यार किया और भैया विवाह शादी या फिर जो भी निकाह जो भी बोले आप कर लिए। करने के बाद क्या है दोस्तों, अब क्या हुआ यहाँ पर, वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिए। नागरिकता प्राप्त करना किए या नहीं किए, उनको क्या हुआ दोस्तों, शिशु ने जन्म ले लिया। चलिए वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब उनके बच्चे का जन्म हो जाता है तो क्या वह बच्चा भी भारतीय नागरिक कहलाएगा। तो इसको ध्यान में दिया गया कि दोस्तों तुम सिर्फ पढ़ने के लिए आए थे ना। जी हाँ दोस्तों, अब अगर पढ़ने के लिए आए थे तो सिर्फ पढ़ाई तुम्हारा उद्देश्य है। यहाँ भारत में तुम शादी विवाह करके नहीं, जी हाँ, जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ नहीं आए थे। तब इस तरह पर रोक लगाया गया कि भाई अगर वैधानिक नागरिकता प्राप्त किए हैं, कहने का मतलब जिस उद्देश्य से आकर के, तो नागरिकता दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। तो इसको भी आपको समझना चाहिए था। आइए दोस्तों अगला, वंश के आधार पर नागरिकता। किसके आधार पर, वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता का मतलब क्या है यहाँ पर यह है दोस्त कि जैसे क्या हुआ, पहले हमारे देश में पहले पिता के वंश के आधार पर, पहले पिता के वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती थी। किसके, पहले पिता के वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त होती थी, याद रखिएगा दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों, हमारे देश को पितृ प्रधान देश कहा गया। चलिए, तो कहने का मतलब पुरुष प्रधान देश। अब क्या होता है, माताओं बहनों ने आवाज़ उठाई। माताओं बहनों ने क्या आवाज़ उठाई दोस्तों, कि बताइए आप पिता के वंश के आधार पर नागरिकता दे रहे हैं। चलिए हम ठीक है मानते आपने दिया, लेकिन बच्चे को जन्म देने में सबसे अहम रोल किसका है, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व किसके प्रति जाता है। याद रखिए दोस्तों, आज भी आपको ये पता होना चाहिए, जब भी कोई ऐसे मुद्दे आते हैं, केस आते हैं और कोई बच्चा होता है, जी हाँ दोस्तों, गोद में, और उस समय जैसे तलाक जैसे मुद्दे आते हैं, तो बच्चे पर जो अधिकार जाता है वो माता का जाता है। क्यों, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, जिस दिन से शिशु क्या होता है, गर्भ में पलता है, उस दिन से नहीं आप जानते हैं, माता जो होती हैं दोस्तों, अपने बहुत सारी इच्छाओं को मारना प्रारंभ कर देती हैं। जैसे दोस्तों बहुत तीखा ना खाना, कई चीज़ें होती हैं दोस्तों, कम खाना खाना, बड़ा संभाल कर रहते हैं। धन्य है वो माताएं बहनें जो क्या होती हैं दोस्तों, अपने गर्भ में जन्म देती हैं किसी शिशु को, मतलब गर्भ में पालती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसीलिए माता का जो ऋण होता है वह दुनिया में कोई नहीं उसको क्या कर सकता है दोस्तों, ऋण कर सकता है। गुरु ऋण, मातृ ऋण और पितृ ऋण, तीन सब ऋण हैं, याद रखिएगा, जिसको चुकाने के लिए मनुष्य जीवन भर प्रयत्न करता है, लेकिन माता का ऋण कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों, जो बच्चे का सबसे बड़ा अधिकार जाता है वो माता की तरफ जाता है। तब कोर्ट में जब मामला पहुंचता है दोस्तों, तो कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया दोस्तों कि अब माता के वंश के आधार पर भी क्या होगा दोस्तों, नागरिकता दी जाएगी। माता के वंश के आधार पर, माता के वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, आधार पर नागरिकता दी जाएगी, ठीक है, नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। ये कब आया दोस्तों, तो जब दोबारा संशोधन होता है नागरिकता में, पहली बार 1986 में, ठीक है, पहली बार कब,
1986 में, याद रखिएगा 1986 में। दूसरी बार जो संशोधन होता है 1992, तो 1992 से ये प्रावधान आया है कि अब माता के वंश के आधार पर भी नागरिकता दी जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों जो यूएसए की उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, इसीलिए आपने देखा होगा उनमें लिखा है भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति, ठीक है ना दोस्तों, कमला हैरिस, क्योंकि उनकी माता जी यहीं की थी, तमिलनाडु के। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए। आप देखे होंगे कि हमारी सानिया मिर्जा जी ने, जी हाँ, पाकिस्तान में शोएब मलिक सर के साथ शादी की है। और शोएब मलिक आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं। तो दोस्तों जब सानिया मिर्जा जी के जो लड़के हुए हैं, अब वह चाहे 18 वर्ष जब उनकी आयु होती है तो वह चाहे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो अमेरिका की। इसी तरह आने वाले दिनों में चाहे प्रीति जिंटा की बात हो दोस्तों, चाहे अन्य की बात हो, चाहे प्रियंका चोपड़ा की बात हो, चाहे अन्य की बात हो, इन सब के लिए प्रावधान है। अगला क्या है दोस्तों, पंजीकरण ना, जी हाँ, पंजीकरण के आधार पर। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, ठीक है, आधार पर। ये क्या है दोस्तों, पंजीकरण के आधार पर? पंजीकरण के आधार पर का मतलब ये है कि अगर कोई विदेशी, ठीक है, अगर कोई दूसरे देश का नागरिक, कोई दूसरे देश का नागरिक भारत में अभी हाल ही में ये प्रावधान है 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष रहता है, कहीं कहीं 6 ही वर्ष लिखा है, 7 वर्ष रहता है तो उसे भारतीय नागरिकता, जी हाँ दोस्तों, प्राप्त हो सकती है, दी जा सकती है, भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, याद रखिएगा, दी जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, नागरिकता कब दी जाएगी? जब वो 7 साल रहेगा तो गृह मंत्रालय के सामने क्या कराएगा भैया? पंजीकरण कराएगा, ठीक है, पंजीकरण कराएगा। सरकार चाहेगी तो मतलब गृह मंत्रालय देगी, और अगर नहीं चाहेगी तो वह नहीं देगी। ये भी प्रावधान है, लेकिन प्रोसेस यही है। पहले यह 11 वर्ष से था, अभी 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम से पहले, और इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 6 माह था। इससे पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ 6 माह था। तो यहाँ से भी बातें समझ में आ गई होंगी। अगला क्या है भैया? प्रावधान है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार का मतलब यहाँ से क्या है? जब कोई विदेशी है, ठीक है, जब कोई, ऐसे लिखिएगा, जब कोई दूसरे देश का नागरिक, ठीक है, दूसरे देश का नागरिक, याद रखना दोस्तों, 10 वर्षों से भारत में रह रहा हो, 10 वर्षों से भारत में रह रहा हो, और वह कोई वैज्ञानिक हो या फिर कलाकार हो या फिर साहित्यकार हो, ठीक है, साहित्यकार हो, या फिर आप कहानी दोस्तों हिंदी भाषा भारत के संविधान में प्राप्त भाषाओं को बोलने वाला, संवैधानिक भाषाएं बोलने वाला हो, संवैधानिक भाषाएं, ठीक है, संवैधानिक भाषा बोलता हो, अच्छा, इन सब आधारों पर क्या है दोस्तों, उसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, दी जा सकती है। अन्ना अंसारी का मामला आपने सुना होगा, कुछ इसी से संबंधित था दोस्तों, याद रखना, जो कई बार आवाजें उठी थी ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका नहीं, मतलब अगला आधार जो है 5वां नंबर, वह है हमारा अर्जित भूमि के आधार पर। क्या? अर्जित भूमि के आधार पर।
हमने ये हरा क्यों लिखा अर्जित भूमि के आधार पर? हरा इसलिए लिखा दोस्त कि एक हरा जो देश है हमारा पाकिस्तान, वह पीओके को लिए बैठा हुआ है। हमारे पाक अधिकृत कश्मीर जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है उसको लिया हुआ बैठा है। अब इसी हरे को क्या करना है दोस्तों, जो हमारा केसरिया है, जो हमारा वाइट है, जो हमारा ग्रीन है, इसी में क्या करना है, मिलाना है। इसी में क्या करना है, मिलाना है दोस्त। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं, जब भी, ठीक है, जब भी पीओके भारत का हिस्सा बनेगा, किसका, भारत का, मतलब पूरी तरह से हिस्सा बनेगा, अभी तो है भारत का हिस्सा बनेगा, तो जो लोग पीओके में रह रहे हैं, जो लोग पीओके में रह रहे हैं वह सब भारतीय नागरिक होंगे, सब भारतीय नागरिक होंगे। कौन होंगे भैया, भारतीय नागरिक होंगे, ठीक है, नागरिक होंगे। तो इस तरह आपने देखा कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें थे। तो सब भारत, तो जहाँ पर भी कोई भी जो भी भारत का हिस्सा बनेगा वहाँ पर रह रहे सभी लोग क्या है दोस्तों, भारतीय नागरिक हो जाएंगे। ये है अर्जित भूमि के आधार पर। अब देखिए दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 में 3 तरह से नागरिकता, जी हाँ दोस्तों, ख़त्म होती है। क्या क्या दोस्तों, जैसे त्याग देना, अगर कोई भी भारतीय दूसरे देश की क्या है, नागरिकता लेता है, तो जी हाँ दोस्तों, उसकी स्वतः ही नागरिकता त्याग दी, मतलब हट जाती है या वो त्याग देता है। दूसरा क्या है दोस्तों, बर्खास्त। बर्खास्त का मतलब क्या होता है कि अगर आपने क्या किया है दोस्तों, कि जैसे है कोई गलत कार्य कर दिया है, जैसे क्या है, भारत के नागरिक हो करके दूसरे देश को सूचना पहुंचा रहे हो, भारत के नागरिक होकर अमेरिका के राष्ट्रपति आए, उनको क्या किया दोस्तों, दौड़ा ही लिए, तो इस तरह में आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। वंचित, वंचित क्या होता है दोस्तों, अगर आपने क्या किया है, नागरिकता भारतीय गलत प्रकार से प्राप्त कर ली है, तो इस आधार पर भी नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, आगे का प्रोसेस समझते हैं, और यहाँ से भी बातें शानदार हैं। यहाँ से बातें क्या शानदार हैं दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं नागरिकता, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा कलर इसी को ले लेते हैं। नागरिकता संशोधन, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, अधिनियम 2019 की बात करने वाले हैं। CAA पर बात करने वाले हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बात करने वाले हैं, याद रखिएगा। ये क्या था दोस्तों, याद रखने वाली बात है, इसको क्या किया जाता है, ध्यान से समझिए, बहुत शानदार बातें हैं, नहीं फिर अगर भूल जाएंगे हम नहीं जानते हैं। 9 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 9 दिसंबर 2019 को CAA, जी हाँ दोस्तों, 311/80 की बहुमत से लोकसभा से पास होता है। कहाँ से दोस्तों, लोकसभा से पास होता है, ये जानिए पहले, लोकसभा से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है ना दोस्तों, 125/105 के बहुमत से यह राज्यसभा से पास होता है। ये था क्या, ये था, यह याद रखिएगा दोस्तों, 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2014 से पहले, ठीक है, 2014 से पहले जो भी, ठीक है, जो भी प्रवासी, ठीक है, प्रवासी भारत आए हैं, क्या, भारत आए हैं, ठीक है, भारत आए हैं, उनमें से, ठीक है, उनमें से विशेषकर 3 देशों से, विशेषकर, ठीक है, 3 देशों से, विशेषकर कितना, 3 देशों से, नोट कर लीजिएगा, 3 देशों से, ठीक है, 3 देशों से। कौन कौन 3 देश दोस्तों, ठीक है,
ये है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। फिर उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। और तीसरा है बांग्लादेश। इन 3 देशों से, ठीक है, जो भी लोग आए हैं भारत, कब 31 अक्टूबर 2014 से पहले उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी, भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तब दोस्तों नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर आवाज़ क्यों उठा? उन्होंने कहा कि नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जी हाँ दोस्तों, किसे किसे दी जाएगी ये तो निर्धारण होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हिंदू धर्म को नागरिकता दी जाएगी, बौद्ध धर्म को नागरिकता दी जाएगी, जैन धर्म को नागरिकता दी जाएगी, सिख धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मुस्लिम धर्म के, मतलब इस्लाम धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस्लाम धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है, नहीं दी जाएगी। तो इस तरह की बातें हैं निकल करके आती हैं दोस्तों, आपने समझा। फिर से समझिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जी हाँ दोस्तों यह प्रावधान हुआ कि जी हाँ, जब यह 9 दिसंबर 2014 को लोकसभा से पास होता है और 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पास होता है और 11 दिसंबर 2019 को जब राज्यसभा से पास होता है, तो इसमें यह प्रावधान रहता है कि दोस्तों 6 धर्म के लोगों को, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई धर्म के लोगों को जो 31 अक्टूबर 2014 से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। इस्लाम धर्म, मतलब जो इस्लाम धर्म है, मुस्लिम भाइयों को, उन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तब पूरे भारत में हाहाकार मच जाती है। हाहाकार मचने का मतलब क्या होता है कि भाई मुस्लिम, हमारे यहाँ दूसरी बहुल बड़ी जनसंख्या वाला देश इस्लाम धर्म है ना, कहने का मतलब हमारे देश की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? मुस्लिम धर्म की है। तो आवाज उठाई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 सीधा धर्म के संबंध में ये कहता अनुच्छेद 15 कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष सब समान होंगे। तब यहाँ पर भेदभाव क्यों? तब सरकार ने जवाब दिया कि जो ये 3 देश हैं वह इस्लामिक कंट्री हैं। कैसी कंट्री हैं? इस्लामिक देश हैं। यहाँ पर इस्लाम धर्म की जनसंख्या, अर्थात इस्लाम धर्म को मानने वाली जनसंख्या बहुल जनसंख्या है। तो कभी भी जिस देश में जिस धर्म की जनसंख्या अत्यधिक होती है, उस धर्म से संबंधित लोगों का क्या है दोस्तों, कभी भी क्या है, अधिकार छीन ही नहीं सकता, शोषण हो ही नहीं सकता है। इसलिए इन तीनों देशों के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित लोगों को। बाकी जो लोग भी आए हैं कब? 31 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, 31 अक्टूबर नहीं है, 31 दिसंबर है, याद रखिएगा, माफ़ी चाहता हूँ। 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर लिखा हूँ ना, मैं अक्टूबर लिख रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। 31 दिसंबर 2014 है, ठीक है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भी भारत आए हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, उन सब को क्या है, नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जी हाँ दोस्तों, इस्लाम धर्म को
नहीं दी जाएगी। कारण यही था और सरकार ने सही बताया। अंततः सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। ठीक है दोस्तों, मामला बहुत दिनों तक रहा है, लेकिन अंततः जी हाँ दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो जाता है। बातें समझ में आई। और इसका कारण क्या था? रोहिंग्या। ठीक है दोस्तों, रोहिंग्या मुद्दा सबसे बड़ा कारण था। और विशेषकर और कारण है एनआरसी को लेकर के। जो रोहिंग्या विवाद है वो एनआरसी को लेकर है। एनआरसी राष्ट्रीय पंजीकरण जो कराया जा रहा है नागरिकों का, जी हाँ दोस्तों, पहचान एक तरह की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए असम में कराई गई है। फिर अंततः अमित शाह याद रखिएगा, पूरे भारत में एनआरसी कराने की बात कही है, क्योंकि 19 लाख से अधिक जनसंख्या सिर्फ एक छोटे से राज्य असम में निकली है, जो वहाँ की मूल जनसंख्या है ही नहीं है। तो इसलिए अब कहा जा रहा है कि पूरे भारत में एनआरसी कराया जाएगा। पूरे भारत में क्या कराया जाएगा? एनआरसी कराया जाएगा। अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को सदन के पटल पर पेश किया था, याद रखिएगा नहीं। तो इस तरह दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी था ये सारी बातें। तो ये थी नागरिकता से संबंधित आज समस्त बातें। आपको यह पाठ कैसे लगा आप अपने कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।